Good morning. Welcome to day 3 of Graphology Awareness Workshop. हम कंटिन्यू करेंगे आज विथ अभी हम जो भी डिस्कस कर रहे थे दोज वेयर एलिमेंट्स. जैसे प्रेशर एक एलिमेंट है, स्पेसिंग एक एलिमेंट है. व्हाट आर द एलिमेंट्स दैट वी लुक फॉर एनालाइजिंग हैंडराइटिंग. तो स्पेसिफिकली पहले मैं आपको एक कंटेंट बता देती हूँ कि क्या क्या हम हैंडराइटिंग में देखते हैं. अभी आप सबको पता है कि हैंडराइटिंग सैंपल कैसे लिखना है, 2 पेजेस. और उसमें जब एक सैंपल आपके पास में होता है, सपोज अगर मैं बोलूं तो इफ आई हैव 2 पेजेस ऑफ सैंपल, अगर है ऐसा, तो इसमें आप क्या क्या देखेंगे, वो एलिमेंट्स होते हैं. तो वी विल स्टार्ट विथ पेज कॉन्सेप्ट. पेज कॉन्सेप्ट ये है कि पेज को हम कैसे एनालाइज करते हैं. एक पेज है, वो क्या है, फर्स्ट पेज क्या है, सेकंड पेज क्या है, उसमें कैसे क्या कैप्चर होता है जो भी हम लिखते हैं, सबकॉन्शियस माइंड का क्या पार्ट कहाँ कैप्चर होता है. और उसे कहते हैं पेज कॉन्सेप्ट. मतलब पेज में भी हम देखते हैं कि पास्ट कहाँ है, फ्यूचर कहाँ है, और बाकी की चीजें. देन सेकंड वन इज मार्जिन. पेज में ही जब हम कुछ लिखते हैं स्क्रिप्ट, एक इमेजिनरी मार्जिन क्रिएट हो जाता है ऑन लेफ्ट, राइट, टॉप और बॉटम. देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ मार्जिन्स. बहुत सारे वेराइटीज बन जाते हैं. बट मार्जिन्स का हम बेसिक देखेंगे कि लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम का क्या मीनिंग होता है. देन साइज ऑफ हैंडराइटिंग. साइज ऑफ हैंडराइटिंग हम कैसे डिटरमाइन करेंगे कि किसका कौन सा साइज है. तो एक मेजरिंग कुछ पैरामीटर होना चाहिए जिससे हम बोल सके कि ये लार्ज साइज हैंडराइटिंग है, एवरेज है, लाइक मीडियम, और स्मॉल हैंडराइटिंग है, एक्स्ट्रा स्मॉल है, एक्स्ट्रा लार्ज है. तो उसके लिए पैरामीटर होता है जिससे हम कंपेयर करते हैं, किसी भी चीज को कंपेयर करते हैं या मेजर करते हैं. तो मेजरिंग पैरामीटर होता है जिससे डिसाइड करते हैं कि ये हैंडराइटिंग कौन से कैटेगरी में आता है, इसकी साइज. देन प्रेशर, ऑलरेडी वी हैव सीन, थोड़ा थोड़ा हमने सब कुछ देखा. तो प्रेशर के बारे में भी, ये भी एक एलिमेंट है जिसमें मैं थोड़ा सा बताया था मैंने. तो जहां जहां पे वार्निंग या अलार्मिंग कुछ साइन होगा जो भी कैटेगरी में, उसको हम फोकस करें. बेस लाइन्स. बेस लाइन वो होता है कि जब आप एक सेंटेंस के नीचे में एक लाइन ड्रॉ करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, एलिवेटेड है या डाउन है या स्ट्रेट है या वेवी है, जस्ट उसके नीचे आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे, तो वो होता है बेस लाइन. स्लैंट्स. स्लैंट्स अभी हमने एक भी कुछ देखा नहीं. स्लैंट का मतलब होता है कि राइटिंग स्ट्रेट है या लेफ्ट की तरफ झुकी हुई है या राइट की तरफ झुकी हुई है. तो उसमें भी काफी डिग्रीज होते हैं, बहुत टाइप्स ऑफ स्लैंट्स होते हैं. राइट की तरफ जो झुका हुआ होता है उसको फॉरवर्ड स्लैंट, एंड लेफ्ट की तरफ जो झुका हुआ होता है उसको बैकवर्ड स्लैंट. तो इसका भी मीनिंग होता है कि कौन सा कितना स्लैंट है किसी की हैंडराइटिंग में, और फिर उससे उसका नेचर, बिहेवियर हम मालूम कर सकते हैं कि किस टाइप का पर्सन का बात करने का अंदाज होगा, या उनका माइंड का पैटर्न क्या है, कैसे ये सोचते हैं, किससे कनेक्ट करते हैं, कैसे कनेक्ट करते हैं, और इनके बाकी सारे एट्रीब्यूट्स. वो हो गया स्लैंट. देन वी हैव नेगेटिव ट्रेट में. आप लिख लीजिए, नेगेटिव ट्रेट में एक फर्स्ट होता है स्टिंगर, STINGER. दूसरा नेगेटिव ट्रेट है क्लॉ, CLAW, क्लॉ. निशा जी फर्स्ट रिपीट कीजिए ना. स्टिंगर या स्टिंजर भी कहते हैं, STINGER. ओके.
Second one, claw, CLAW. And third one is club stroke, CLUB club, STROKE club stroke. ठीक है, ये तीनों को आप नेगेटिव में मार्क कर दीजिए, इसके बारे में देखेंगे. देन इसके बाद नेक्स्ट हमने ये भी देखा था एलिमेंट पेस्टोसिटी. तो पेस्टोसिटी एक एलिमेंट होता है जो पैरामीटर हम चेक करते हैं हैंडराइटिंग में. पेस्टोसिटी हो गया. देन होता है स्पेसिंग, जो हमने थोड़ा सा इसके बारे में देखा था. स्पेसिंग, देन स्पेसिंग में भी काफी सारे होते हैं. लेटर स्पेसिंग, वर्ड स्पेसिंग, लाइन स्पेसिंग. ठीक है, ये 3 टाइप के स्पेसिंग उसके अंदर में आते हैं डिटेल में. तो स्पेसिंग, जोन्स होते हैं, ZONES जोन्स, जिसके बारे में हम बहुत ज्यादा यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और उस पे काफी कुछ बेस्ड है. जोन्स, ZONES, मैं बता दूंगी क्या होता है जोन. कनेक्शंस, कनेक्शंस, कनेक्शंस वो होता है जब हम अल्फाबेट्स को ज्वाइन करके लिखते हैं. ठीक है, कनेक्शंस के बारे में भी मैं थोड़ा सा लाइट थ्रो करती हूँ थोड़ी देर में. देन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, कुछ अल्फ़ाबेट्स होते हैं जिनको हम स्पेशल अटेंशन देते हैं, वो होते हैं इम्पोर्टेंट अल्फ़ाबेट्स. लिख लीजिए, जैसे एक हमने देखा था PPI, दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट अल्फ़ाबेट. उसकी तरह ही दूसरा इम्पोर्टेंट अल्फ़ाबेट होता है T. T, जो स्मॉल टी देखते हैं ना हम, वो. तो वो भी थोड़ा सा हम इसके ऊपर भी देखेंगे. स्मॉल आई देखा था हमने. तो जहां जहां वार्निंग या अलार्मिंग कुछ आएगा, जो स्पेशली ग्रोइंग चिल्ड्रन के, इसमें हम देख के मॉनिटर उनको कर सकते हैं कि किस डायरेक्शन में ये जा रहे हैं या क्या चीज इनका नेगेटिव डेवलप हो रहा है. तो वो सारी चीजों को मैं फोकस करूंगी, बाकी तो डिटेल होता रहेगा. इंपॉर्टेंट अल्फाबेट्स के बाद में सिग्नेचर. सिग्नेचर इज वेरी इंपॉर्टेंट. देन अदर अल्फाबेट्स. अदर अल्फाबेट्स में A to Z ऑफ ऑल अल्फाबेट्स आ जाते हैं. जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने बोला है ना, TI, जो PPI है, ये इम्पोर्टेंट है. इसके अलावा अदर अल्फाबेट्स में जितने अदर अल्फाबेट्स है सब आ जाते हैं. उसका बहुत डीप स्टडी होता है. और सिग्नेचर क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि एक होता है जो आपका एक्चुअल नेचर बिहेवियर होता है, और एक होता है आपका पब्लिक में जैसा आपका बिहेवियर या नेचर या परसेप्शन होता है. तो जब हम सिग्नेचर किसी का एनालाइज करते हैं तो ओनली सिग्नेचर हम नहीं लेते हैं. सिग्नेचर विदाउट स्क्रिप्ट हम नहीं लेते. बहुत सारे केसेस में बहुत सारे ग्राफोलॉजिस्ट या अदर पीपल वो खाली सिग्नेचर एनालिसिस एंड थेरेपी का कोर्स कराते हैं, बट विदाउट स्क्रिप्ट सिग्नेचर का कोई मतलब अस्तित्व ही नहीं है, आप बोल सकते हैं, क्योंकि पर्सन का एक्चुअल पर्सनालिटी क्या है कोई नहीं पता. तो ओनली सिग्नेचर से इतना एक्यूरेसी नहीं आ पाता. हम कंपेयर करते हैं स्क्रिप्ट का एक एक चीज विथ सिग्नेचर, तो उसमें भी बहुत सारे पैरामीटर्स है सिग्नेचर एनालिसिस, जो हम बहुत ही बेसिक सा देखेंगे. तो लेट अस स्टार्ट विथ द पेज कॉन्सेप्ट. ठीक है, ये सारे एलिमेंट्स हैं, इनमें से हम कुछ को फोकस करेंगे. पेज कॉन्सेप्ट क्या होता है? लाइक हमने बोला A4 शीट में आपको सैंपल रेडी करना है, तो आपका सबकॉन्शियस का जो भी पैटर्न है, जो भी इम्प्रिंट है, ये पेपर पे बॉल पेन के थ्रू आ गया.
अब इसे हम कैसे एनालाइज करेंगे कि क्या है ये पेपर और इसका कॉन्सेप्ट क्या है। दिस इज अ पेज, ब्लैंक पेज। तो जो भी ब्लैंक पेज होता है उसमें भी हम पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, एक्टिव पास्ट, एक्टिव प्रेजेंट, ये सारा कुछ देखते हैं। तो पहले मैं ये बता दूं कि अगर किसी ने 2 पेज का सैंपल दिया है, 2 पेज का सैंपल हम जनरली इसलिए लेते हैं क्योंकि हमें बहुत सारा मैटर मिलता है रेशियो निकालने के लिए। 2 पेज का सैंपल में जो फर्स्ट पेज होता है वो एक्टिव पास्ट होता है। एक्टिव पास्ट, अभी आपके पास अगर अपना पेपर है या कोई भी आपका पेपर लिखा हुआ है या सैंपल है तो उसमें आप देखिए, मैं बहुत ज्यादा व्हाइट बोर्ड का यूज नहीं करूंगी क्योंकि एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट है। एक्टिव पास्ट, अगर फर्स्ट पेज में आप लिख रहे हैं वो एक्टिव पास्ट है, एंड सेकेंड पेज में जो लिख रहे हैं वो है आपका प्रेजेंट। इसको मैं एक्सप्लेन करूंगी क्यों। अभी एक्टिव पास्ट का मीनिंग ये होता है जितना आपके सबकॉन्शियस में पास्ट की मेमोरी है जिससे आप अटैच, जो आपको इन्फ्लुएंस कर रही है, ठीक है, या आप वो उसको रिकॉल कर पा रहे हैं, वो आपका एक्टिव पास्ट है। मीन्स ऐसे तो बाय बर्थ के टाइम से अब तक तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ हुआ है, लेकिन हर एक इंसिडेंट हम ना याद रखते हैं ना सबकॉन्शियस में उसको इम्पोर्टेंस देते हैं। ऐसे छोटी मोटी चीजें हम भूल जाते हैं। जिसका हमारे लाइफ में कुछ रोल होता है, कोई बिलीफ हमारा क्रिएट होता है या कोई ना कोई छाप छोड़ के जाता है, वही इंसिडेंट हमें याद रहता है, या उस टाइप की मेमोरी से ही हमारा सबकॉन्शियस माइंड ट्रेन होता है या इम्पैक्ट करता है। तो एक्टिव पास्ट वो होता है कि वो इट इज दैट अमाउंट ऑफ पास्ट विच इज अटैच टू यू, ठीक है। एंड प्रेजेंट का मतलब होता है करंट स्टेट ऑफ माइंड, मतलब आज के डेट में विद इन 6 मंथ्स, क्योंकि एवरी वन लाइक लास्ट मंथ आपका जो माइंडसेट था हो सकता है दिस मंथ इट हैज बीन चेंज्ड, कुछ आपका अपग्रेडेशन हुआ, कुछ कोर्स आपने किया, आपका माइंडसेट चेंज हुआ, कुछ मोटिवेशन मिला, ठीक है। पॉजिटिव वे में भी चेंज हो सकता है, नेगेटिव वे में भी चेंज हो सकता है कोई एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसकी वजह से आप अभी वैसा नहीं परफॉर्म कर पा रहे जैसा कर रहे थे, अच्छा ग्रो कर रहे थे, फिर सडनली हो गया कि आप डिप्रेशन में चले गए, या फिर कुछ ना कुछ ऐसे नेगेटिव भी हो सकता है। तो चेंज, तो एवरी 6 मंथ्स वॉट एवर वी ऑब्जर्व, राइटिंग में पैटर्न में विजिबल चेंजेस देखने को मिलते हैं, ठीक है, एवरी 6 मंथ्स। सॉरी, नेटवर्क फ्लक्चुएट हुआ था तो मैंने चेंज किया, ठीक है। तो पेज कॉन्सेप्ट पे वापस आते हैं। योर एक्टिव प्रेजेंट, मतलब लास्ट, अभी एट प्रेजेंट आपका जो भी प्रोग्रामिंग हो रहा है, जो भी आपके माइंड में चल रहा है, जो भी पैटर्न हो रहा है, वो आपको एक्टिव प्रेजेंट कहलाता है। तो फॉर एग्जाम्पल हम जब लिखना स्टार्ट करते हैं तो अपने बारे में, तो वॉट एवर हमारा जो एक्टिव पास्ट होता है, एक्टिव पास्ट जो होता है उससे हम लिखना स्टार्ट करते हैं। लाइक आई एम, मेरा नाम, देन आई वॉज बॉर्न, दिस देन जो भी मेमोरी होती है वो लिखना स्टार्ट करते हैं। फिर हमारा सबकॉन्शियस माइंड कैसे एक्ट करता है, जैसे हम सेकेंड पेज पे जाते हैं तब हमारे सबकॉन्शियस माइंड को पता होता है अभी हाफ पेज या 3/4 पेज लिखना है, अभी तो प्रेजेंट कवर हुआ ही नहीं, प्रेजेंट के बारे में भी काफी लिखना, अभी तक तो पास्ट चल रहा था। तो फिर माइंड को एक ऑटोमेटिक सिग्नल जाता है कि अब प्रेजेंट का लिखो, तो करंट टाइम पे जो लिख रहा होता है, चल रहा होता है, वो फिर लिखना स्टार्ट होता है। देन बाद में सिग्नेचर, जो 3/4 प्लेस है या फिर हाफ प्लेस रिमेनिंग है उसमें सिग्नेचर। तो ऐसे हमारा सबकॉन्शियस माइंड वर्क करता है। उसे किसी ने बताया नहीं कि आपको ऐसे करना है, बट एनालिसिस में ऐसा निकल के आया है कि फर्स्ट पेज जो होता है वो एक्टिव पास्ट, एंड जो सेकेंड पेज में जितना भी सैंपल होता है वो प्रेजेंट होता है। नाउ कोई कोई होता है कि वो एक पेज से ज्यादा सैंपल लिख ही नहीं पाते, एक पेज बड़ी मुश्किल से लिख के देते हैं। तो उनका फिर साइकोलॉजी या फिर उनका सबकॉन्शियस माइंड कैसे एक्ट करता है,
उनका फिर हम पेज को हाफ में डिवाइड कर देंगे। जो अपर हाफ है वो है उनका एक्टिव पास्ट, और जैसे जैसे वो नीचे आते चले जाते हैं अदर हाफ पेज, वो फिर उनका प्रेजेंट हो जाता है। तो ये हो जाता है पेज कॉन्सेप्ट। दोनों तरीके के सैंपल में आपको एक्टिव पास्ट एंड प्रेजेंट ये पता चलता है कि सैंपल इन्होंने कितने पेज का दिया है। यस रूपल जी कुछ। निशा जी, अगर कोई अपना खुद का कुछ लिखना नहीं चाहता है तो हम उनको कुछ पेज बोल सकते हैं कि ये पेज रिटर्न में लिख के दे देना। कोई ऐसे भी होते हैं ना कि क्या लिखूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है, तो ऐसे भी होते हैं, मैंने नोटिस किया है वो। हाँ, तो उनको हम कहते हैं कि आप कोई जो आपको स्टोरी याद होगी छोटा मोटे सी जो बचपन में सुना होगा, या आपको कोई सॉन्ग याद होगा, है ना, या कुछ नहीं होता है तो फिर आपको क्या लाइक्स है डिसलाइक्स है, ऐसे कुछ भी ओके। सोच अगर सोच के लिखते हैं तो ही सबकॉन्शियस माइंड का प्रिंट अच्छे से आता है। अगर माइंड। कॉपी राइट। करते हैं तो उतना अच्छा सैंपल नहीं निकल के आता। ठीक है, कॉपी थैंक यू। कॉपी हम तब बोलते हैं जब कॉन्शियसली हम ना थेरेपी देते हैं। थेरेपी के लिए हम बोलते हैं कि आप देख के जो भी अल्फाबेट की थेरेपी चल रही होगी वैसे वर्ड्स चूज करो जिसमें वो अल्फाबेट रिपीट हो रहा हो, फिर उसको हम कॉन्शियसली थेरेपी देते हैं, तब आप कॉपी कर सकते हैं। तब उसमें सोचने का कुछ नहीं होता है, कॉन्शियस एफर्ट लेना था। यह सबकॉन्शियस है। सबकॉन्शियस में सॉन्ग लिखो या फिर कोई कुछ भी लिखो, कोई स्टोरी लिखो, या कुछ नहीं भी आता है तो जो भी आ रहा है इसमें, क्योंकि ना हम ग्रामर देखेंगे ना इसमें हम आपका लेवल ऑफ इंग्लिश देखेंगे, कुछ भी नहीं। अगर कोई कहता है कि मुझे तो इंग्लिश आता ही नहीं, बट आजकल चैटिंग सब करते हैं, हिंदी हम्म। के वर्ड को भी इंग्लिश में इंग्लिश में। अल्फाबेट्स में कन्वर्ट करके करते हैं। तो वैसे भी मेरे पास तो वैसे भी सैंपल आते हैं जिनको इंग्लिश का सेंटेंस बनाना ही नहीं आता है। अब वो सबकॉन्शियस का प्रिंट उतारेगा या फिर सोचेगा कि क्या इंग्लिश लिखूं क्या इंग्लिश लिखूं, तो उनको कहते हैं कि आप हिंदी को इंग्लिश बना के लिखो। वैसे अदर ओके। स्क्रिप्ट को भी हम पढ़ सकते हैं, अदर स्क्रिप्ट को भी एनालाइज कर सकते हैं, बट क्योंकि इंग्लिश आजकल ज्यादा वाइडली यूज्ड है, ज्यादा इंग्लिश ही यूज हो रहा है, इसीलिए इंग्लिश का एनालिसिस भी इसी हिसाब से बना हुआ है। तो बाकी सारे स्क्रिप्ट में हम उतना डीप एनालिसिस नहीं कर पाते हैं, बट ग्राफ को हम वहां पे भी स्टडी कर पाते ओके। और सेकंड, निशा जी, मैंने कल से आई लिखना स्टार्ट किया, तो मुझे पता नहीं, मुझे थोड़ा लाइट फील हो रहा है। हैं। नाइस नाइस, वेरी गुड। थैंक यू। हो जाएगा, धीरे धीरे हो जाएगा। कॉन्शियस देखिए, ये क्या अवेयरनेस है ना, आपको पता रहा तो जब जब आप आपके उसमें देखेंगे फ्लो ऑफ इंक ज्यादा हो रहा है तो ये वार्निंग कॉशन हो जाएगा कि अब यहाँ पे मुझे थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। तो ऐसे करके आप पता है तो कुछ कर सकते हैं, जब कुछ पता ही नहीं है तो फिर समझ में ही नहीं आएगा कि कहाँ से हो रहा है, क्यों हो रहा है और कैसे उसको रेक्टिफाई। ठीक है, या, थैंक यू। थैंक यू। वेलकम। तो ये पेज कॉन्सेप्ट हो गया। नाउ कमिंग टू मार्जिन, हमने फर्स्ट बोला मार्जिन। तो मार्जिन वो होता है कि जब भी एक सैंपल को आप देखें तो या तो होगा कि बिल्कुल भी स्पेस नहीं है, ऊपर में हो सकता है कि बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट किया हो उसके ऊपर एक लाइन नहीं आ सकती, एक भी लाइन नहीं आ सकती, मतलब टॉप मार्जिन मिसिंग है। लेफ्ट हैंड साइड में सपोज बहुत क्लोज टू द पेपर के एज से स्टार्ट किया हुआ है, दैट मीन्स लेफ्ट मार्जिन भी मिसिंग है। राइट मार्जिन का हमारे ऊपर कंट्रोल नहीं होता, क्योंकि वी डोंट नो कि लास्ट वर्ड कहाँ पे एंड होगा, कौन सा अल्फाबेट से एंड होगा, या कितने अल्फाबेट का वो वर्ड होगा। 2 अल्फाबेट का वर्ड हो सकता है, 7 अल्फाबेट का वर्ड हो सकता है वो वर्ड पूरा ना आए, तो अगले लाइन में चला जाए तो वहां पे स्पेस क्रिएट हो जाए। तो राइट मार्जिन वी डू नॉट हैव कंट्रोल, वो हमें नहीं पता कि लास्ट में क्या एंड होने वाला है, तो राइट मार्जिन में भी कुछ स्पेस छूट सकता है। देन बॉटम में भी होता है कि कोई कोई पूरा एंड तक लिखते हैं कि नीचे में एक एक भी लाइन आने की संभावना नहीं होती है या जगह नहीं होता है, तो दैट मीन्स बॉटम मार्जिन इज ऑल्सो ऑक्यूपाइड। तो यहाँ पे एक केस मैंने ये बताया जहां पे ऑल साइड्स आर ऑक्यूपाइड, कोई मार्जिन ही नहीं बचा। बट बहुत सारे सैंपल्स में आप देखेंगे ऊपर अच्छा मार्जिन है, लेफ्ट में भी अच्छा मार्जिन है एंड बॉटम में भी अच्छा मार्जिन है, राइट में वी डू नॉट हैव कंट्रोल। तो इसको हम कैसे देखेंगे? तो जो लेफ्ट मार्जिन होता है वो होता है हमारा पास्ट। अब आप सोचिए कि पास्ट में क्या क्या चीजें आ जाएंगी। क्या होता है पास्ट? अगर हम देखें पास्ट, या फिर हम उसको बोलेंगे रूट्स, तो हमारे रूट्स कहाँ हैं, क्या है, कौन है?
कोई ट्राई करना चाहेगा अपने से? Our childhood यस. and our school time and all the traumas that we have gone through, or all the happy times and all that. यस, तो आप एक्सपीरियंस बता रहे हैं. एक्सपीरियंस आपके हो गया रूट के एक्सपीरियंस या पास्ट के एक्सपीरियंस. बट पास्ट, यू आर राइट, स्कूल. तो पास्ट में वो होगा कि हम जब पैदा हुए तो ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग था, ठीक है, जहां पे हम जिस चीज को या तो छोड़ चुके हैं, कनेक्टेड है या नहीं कनेक्टेड है, वो डिफरेंट थिंग है, बट ऑलरेडी हमारे लाइफ में वो पहले आया था और अब उस फेज को हम क्रॉस कर चुके हैं. जैसे कि क्रॉस कर भी चुके हैं या अटैच भी हैं, दोनों तरीके से हो सकता है. तो रूट्स में आ जाता है लेफ्ट मार्जिन में हमारा पास्ट, जो कि है हमारे पेरेंट्स. जब हम पैदा हुए तो पेरेंट्स ऑलरेडी थे, वो हमारे पास्ट से हैं. हमारा जो रिलीजन है, कम्युनिटी, रिलीजन, आवर कल्चर, आवर स्कूल, जितना भी एनवायरनमेंट है, जो फ्रेंडशिप स्कूल, है आपका. यस, फ्रेंड्स है ना, फ्रेंड्स, लेकिन रिलेटिव्स. निशा जी, वन थिंग, ये जो यस. कभी कभी पास्ट होता है ना, ये प्रेजेंट में भी कंटिन्यू रहता है, तो उसको कैसे खत्म करते हैं? पास्ट की चीजें प्रेजेंट में कंटिन्यू है, ऐसा कह रहे हैं आप? जी हाँ, जैसे अगर आपके बचपन में आपको जो थी हर्डल्स या ऑब्स्टिकल्स थे, वो आज भी कंटिन्यू है. तो सेम हैंडराइटिंग से, पैटर्न, आई मीन सेम पैटर्न. हाँ, तो हैंडराइटिंग से हम देखेंगे कि वो कौन सा पार्ट है जो कंटिन्यू हो रहा है. या फिर अगर आप कहते हैं कि मुझे ये चीज है जो पीछा नहीं छोड़ रही है या इस चीज से मैं डिटैच नहीं हो पा रही हूँ, फिर हम हैंडराइटिंग में वो पार्ट को जाके एनालाइज करेंगे और फिर उसकी थेरेपी देंगे. ओके. ठीक है. लेकिन वो हील हो जाता है. हाँ, हील हो जाता है, धीरे धीरे हील क्योंकि हो जाता है. किसी किसी का मैंने देखा है, कोई कोई जैसे पास्ट का पैटर्न है ना, तो वो हम्म. अभी भी कंटिन्यू है. जैसे छोटी उम्र में फ्रेंड्स नहीं थे, और हम्म. अभी भी फ्रेंड्स मतलब हैं, लेकिन नॉट सो गुड. और आगे भी अभी चल के वही पैटर्न शुरू हो रहा है, वही है. हाँ, तो वो पैटर्न को रिलीज करना होता है और न्यू पैटर्न को इंस्टॉल करना होता है. हम्म. ठीक है. तो फिर जब तक वो उस पे काम नहीं करेंगे, न्यू पैटर्न को, हम्म. ओल्ड पैटर्न को छोड़ेंगे नहीं, उस पे काम नहीं करेंगे, तब तक न्यू पैटर्न आएगा नहीं. तो या नहीं तो आएगा. तो उनको उस पे काम करना पड़ेगा. और फिर राइट. क्या होता है ना कि आपको लोअर सेल्फ एस्टीम हो जाता है, फिर आपको एग्रेशन हो जाता है, मींस वन आफ्टर द अदर ही कीप्स लीडिंग टू. हाँ. राइट. तो हाँ, वो सब सभी हम फाइंड आउट कर सकते हैं हैंडराइटिंग से. हम्म. ठीक है. और स्पेसिफिक अगर पर्सन कहता है कि ये है मेरा पैटर्न, ये मुझे जी. समझ में आता है, तो ज्यादा इजी हो जाता है. हम्म. हम्म. तो हम्म. डिपेंडिंग अपॉन ओके. उनका सिचुएशन क्या है, उनका क्वेश्चन क्या है, हम फाइंड आउट कर हम्म. सकते हैं, देख सकते हैं कहाँ पे देखना. ठीक है. ओके. ओके. तो थैंक यू. वेलकम. कमिंग बैक टू आवर पास्ट, जो कि लेफ्ट मार्जिन होता है पास्ट. पास्ट में पेरेंट्स, फैमिली, फैमिली में सभी आ जाएंगे, रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स. एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट में आपका सोशल एनवायरनमेंट, इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट, जितना भी कुछ है, ठीक है, कल्चरल, कम्युनिटी, स्कूल, टीचर्स, प्रिंसिपल, तो ये सभी आपके आ जाएंगे, नेबर्स. ये सारा एनवायरनमेंट में आ जाएगा. आपका होम टाउन, जो भी आपके स्पिरिचुअल गुरुज बचपन में आप जब किसी को फॉलो करते थे, अगर वो सारे से आपका जो एनवायरनमेंट में जो हुआ, उसी से आपका एक चीज डेवलप हुआ, माइंडसेट, जिसको आपने फॉलो किया, जहां पे आप रहे. क्योंकि 0 to 14 ईयर्स के एज में जब जो भी एनवायरनमेंट में रहता है, वहां से हमारा सबकॉन्शियस प्रोग्राम होते रहता है. तो ये एनवायरनमेंट पूरा आ जाता है पास्ट. इसमें कंट्री आ जाएगा, रिलीजन आ जाएगा, होम टाउन, सभी कुछ. तो लेफ्ट मार्जिन हम किसी का देखेंगे तो उसके पास्ट के बारे में बता पाएंगे, मीन्स ये सारे चीजों के बारे में बता पाएंगे
कि कौन अपने पेरेंट्स से आज भी कनेक्टेड है, कौन अपने पेरेंट्स से कनेक्टेड तो है बट उतना अप्रोच नहीं करता है, कौन है जो अपने फ्रेंड्स को रेगुलरली कांटेक्ट करता है, उनसे बात करता है, उनको पूछता है, कौन है जो अवे फ्रॉम पास्ट है, वो बिल्कुल फ्यूचर ओरिएंटेड है। अवे फ्रॉम पास्ट मीन्स फ्यूचर ओरिएंटेड। जो पास्ट था वो निकल गया, अब मुझे फ्यूचर पे ही ध्यान देना, तो उसके पास इतना टाइम नहीं होता है पास्ट के चीजों पे ध्यान देने के लिए। तो वो भी देख सकते हैं कि फ्यूचर ओरिएंटेड कौन है, वो भी हम लेफ्ट मार्जिन से देख सकते हैं, क्योंकि अवे फ्रॉम पास्ट होगा तभी तो टुवर्ड्स फ्यूचर होगा, ऐसा। तो लेफ्ट मार्जिन हमारा रूट है, जहाँ पे हमारा जो क्रूशियल पीरियड होता है 0 to 14 years ऑफ एज, वो वहां पे जाके प्रोग्राम हुआ होता है, तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रूट्स। इसीलिए उसे रूट्स कहा गया, इनिशियल स्टेज जहां से पहले ग्रो होते हैं। राइट साइड, राइट मार्जिन इज अवर फ्यूचर। अब फ्यूचर की क्या क्या एट्रीब्यूट्स है, फ्यूचर में हम क्या देखते हैं? फ्यूचर में हम आगे क्या देखते हैं, आगे, बोलो। हाँ, आगे क्या करना है, आगे क्या चाहिए, वही होता है ना फ्यूचर में। यस, हमारा अचीव क्या करना है, गोल क्या है हमारी लाइफ का। राइट। तो फ्यूचर इज अनसर्टेन कहते हैं ना, इसीलिए मैंने बोला कि फ्यूचर को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। हम जब लिख रहे होते हैं कि हमें नहीं पता कि लास्ट वर्ड कौन सा आएगा, अगर हम एक सेंटेंस लिख रहे हैं, सेंटेंस भी नो, लेकिन जब तक हम लास्ट तक पहुंचेंगे नहीं राइट साइड, तब तक हम नहीं बोल सकते कि कौन सा वर्ड वहां पे आके रुकेगा, या कितने अल्फाबेट्स का वर्ड आएगा, या कैसा आएगा, वो हमें नहीं पता। आएगा भी कि नहीं आएगा, उसे आधा लिखना पड़ेगा नीचे, या पूरा नीचे शिफ्ट करना पड़ेगा, या क्रश कर देना पड़ेगा, या पास पास लिखना पड़ेगा, वो हमें कुछ नहीं पता। तो ऑल डिपेंड्स अपॉन योर अपॉर्चुनिटीज। फ्यूचर इज अबाउट अपॉर्चुनिटीज। अपॉर्चुनिटीज के साथ साथ में है रिस्क। ठीक है, कोई भी आप डिसीजन लेते हैं तो वहां पे होता है रिस्क। जो फ्यूचर में रिस्क लेने से डरता है, उसको हम फ्यूचर का जो राइट मार्जिन है उसमें देख पाएंगे कि कौन अपॉर्चुनिटी के लिए रेडी है और कौन जो इनसिक्योर है। और ऐसे ही थेरेपी से हम चेंज भी कर सकते हैं, इनसिक्योरिटी को हटा के रिस्क ओरिएंटेड हो सकते हैं। डिसीजन मेकिंग और चॉइस, ये भी फ्यूचर से देखते हैं, राइट मार्जिन। तो अपॉर्चुनिटीज, रिस्क टेकिंग एंड चॉइस और डिसीजन मेकिंग। नाउ टॉप मार्जिन। टॉप मार्जिन होता है हमारा रेस्पेक्ट टुवर्ड्स अदर्स। सॉरी मैम, एक सेकेंड। जो राइट मार्जिन में आपने बोला, इफ वी डोंट नो हाउ वी एंड द वर्ड, इफ इट्स गोइंग टू बी लाइक हाफ क्रस्ट, तो वो क्या सिग्निफाई करता है? अगर वो हमने हाफ लिख के या सेकंड लाइन पे कंटिन्यू किया है या उसको क्रस्ट लिखा है, तो वो मतलब क्या होता है उसका? सबका मीनिंग होता है। जैसे कि सपोज क्रश हो गया ना, जी। तो द पर्सन कैन बी प्रोन टू एक्सीडेंट्स, है ना, उसे ओके। मतलब पता नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है। हाँ, एंड इफ वी राइट लाइक ऐसे स्क्वीज करके जस्ट टू फिट इन, उसका मतलब? हाँ, स्क्वीज जो कर रहे हैं ना, वही है कि यू आर नॉट यूटिलाइजिंग प्रॉपरली, कि आपको कहाँ पे कहाँ तक जाना है। ठीक है, ओके। इम्पेशेंट हो सकते हैं। क्या ला ये नीतियाँ अलग पेड़ वर्कर एंड हाफ लिख के नेक्स्ट? सबका एक्चुअली बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस है। हाफ जो लिखते हैं वो नेक्स्ट मतलब पोस्टपोन कर देते हैं ओके। अच्छा, चीजों मतलब को। प्रोक्रेस्टिनेट करके आगे, मतलब आगे हाँ, पुश होते हाँ, टालम मतलब होता है कि उन्होंने काम ले तो लिया, है ना, बट उतना उनको इंटरेस्ट नहीं था पूरा करने का, तो उन्होंने पोस्टपोन कर दिया। प्रोक्रेस्टिनेट भी कह सकते हैं आप। जी। ओके, ठीक है। थैंक यू। और जो राइट मार्जिन, वेलकम, जो राइट मार्जिन को इतने अच्छे से लिखे, जैसे हमने बोला कि हम कैलकुलेट नहीं कर सकते कि राइट मार्जिन हमारा क्लियर लाइन आए, बट अगर जो क्लियर लाइन में अगर जो लिख लिया जिसने, वो पर्सन बहुत मैनिपुलेटिव होता है। मतलब फ्यूचर को मैनिपुलेट कर ही नहीं सकते हम
हमारे हाथ में नहीं है। अगर वो जिसने कर लिया, मतलब वो कितना मैनिपुलेटिव होगा। वो बहुत ही हाईली इम्पॉसिबल है फ्यूचर को राइट साइड मार्जिन को एक वर्ड के नीचे अगला वर्ड आए ऐसे स्ट्रेट मार्जिन बनने, राइट, वो बहुत ही ज्यादा इम्पॉसिबल होता है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। बट फिर भी कुछ लोग जो एक्स्ट्रा मैनिपुलेटिव होते हैं पर्सनालिटी, वो लिख पाते हैं ऐसा। ठीक है, तो ऐसा करके बहुत सारे मेरे जी मेरे ग्रैंडपा, मेरे दादाजी थे, वो एकदम ऐसे ही थे, एकदम एक वर्ड टू वर्ड उनके एक नीचे आता था। वो भी डायरी लिखते थे, लेकिन डायरी भी बिना ब्लैंक वाली रहती थी उनका। तो अच्छा इतना अच्छा। एक्यूरेट रखते थे और इतने बहुत बेस्ट। राइट। तो ऐसे बहुत सारे टाइप्स ऑफ मार्जिन है। तो ये हम जस्ट अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं, इसीलिए आपको मीनिंग समझा रहे हैं, बाकी डिटेल्स नहीं कर पाएंगे 5 days में। नेक्स्ट, मार्जिन हमारा ऑलमोस्ट जैसे कि टॉप मार्जिन होता है रेस्पेक्ट के लिए, तो रेस्पेक्ट टुवर्ड्स सोसाइटी, टुवर्ड्स स्पिरिचुअल थिंग्स, टुवर्ड्स गॉड जिसको भी फॉलो करते हैं, रिलीजियस एक्टिविटीज। तो जिसका टॉप मार्जिन बिल्कुल भी खाली नहीं होता है, वो उठते के साथ काम पे लग जाता है। वो टाइम डेडिकेट नहीं करता स्पिरिचुअलिटी को या रिलीजियस एक्टिविटीज को, जैसे प्रार्थना करना, मेडिटेशन करना, या कुछ रिचुअल्स फॉलो करना, मॉर्निंग रिचुअल्स फॉलो करना। वो उठते के साथ काम में लग जाता है। ठीक है, सिमिलरली जैसे ही हम पेज एंड कर रहे होते हैं, वो हमारा लास्ट मतलब रिटायरिंग टू बेड वाला टाइम होता है कि दिन का सारा काम खत्म हो गया एंड हाउ वी रिटायर टू बेड। तो जो बिल्कुल नहीं छोड़ता है नीचे का स्पेस, बॉटम मार्जिन, मतलब वो एंड तक कुछ ना कुछ काम करता ही रहता है सोने से पहले तक। तो मॉर्निंग का टाइम हमारा होता है स्पिरिचुअलिटी का या रिलीजियस एक्टिविटीज का, या खुद के ऊपर ध्यान देने का कि हम रिलीजियस हो सके या स्पिरिचुअल हो सके, जैसे कि योगा, प्राणायाम, ये सब किया जाता है, मंदिर जाना। तो जो ऊपर स्पेस छोड़ता है, वो इस सारे एक्टिविटीज में आप उनको देखेंगे। मॉर्निंग का टाइम हो गया ये सारे चीजों के लिए, तो उसे रजस कहते हैं, सॉरी सात्विक ना, सत्व। मॉर्निंग का टाइम जो होता है ऊपर का, वो सत्व, सात्विक टाइम होता है रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल एक्टिविटीज का। एंड लास्ट का जो मैंने बोला इवनिंग टाइम, मींस आफ्टर आपका काम सब खत्म हो चुका है, वो होता है तमस का। तमस मतलब एंटरटेनमेंट। तो कुछ लोग जब काम खत्म कर लेते हैं, या तो अपना मोबाइल में कुछ अपना पसंद का देखते हैं, पहले टीवी देखा जाता था, या कुछ ऐसे एक्टिविटीज रिक्रिएशनल होता था, या एंटरटेनमेंट वाली चीजें होती थी, तो वो तमस में आता है। तो जो स्पेस छोड़ता है, वो अपने रिक्रिएशन के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए रात को टाइम निकालता है पूरा काम खत्म होने के लिए। और सेंटर वाला पार्ट होता है रजस, वो एक्टिविटीज का होता है जो दिन भर हम करते हैं। सुबह डेडिकेट किया टाइम स्पिरिचुअलिटी को या रिलीजियस एक्ट्स को, दिन भर हमने किया अच्छे से रजस वाली एक्टिविटी, काम, प्रेजेंट वाले मूवमेंट सारे, कम्युनिकेशन, एक्शन, ये सारा। और लास्ट तमस। तो आप इससे फाइंड आउट कर सकते हैं कि किसका पैटर्न कैसा है। मार्जिन ही इतना कुछ बताएगा, इतना कुछ बताएगा मार्जिन। और ये गेस्टॉल्ट मेथड में आता है, जिसके लिए आपको अल्फाबेट्स भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप दूर से देख के बता सकते हैं कि इसके टॉप मार्जिन में स्पेस है, किस टाइप का टॉप मार्जिन है, किस टाइप का बॉटम मार्जिन, किस टाइप का लेफ्ट मार्जिन है, किस टाइप का राइट मार्जिन है। नाउ आपको पता हो गया लेफ्ट पास्ट, राइट फ्यूचर, टॉप अपने रिलीजियस स्पेशल मॉर्निंग का जो टाइम है वो एक्टिविटीज, एंड लास्ट जो है रिटायरिंग टू बेड के टाइम का एक्टिविटीज, तमस। बस इसको आप अगर देख लेते हैं, तो इसके बाद जब मैं बाकी के रिकॉर्डिंग्स जो लास्ट बैच की शेयर करूंगी, तो उसमें इसमें मार्जिन के बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कशन हुआ है, इसीलिए यहाँ पे हम आगे बढ़े। मार्जिन से रिलेटेड और कोई डाउट? ऐसे आप अगर फ्यूचर का डाउट पूछेंगे कि अगर ऐसा होता है तो क्या होता है, तो वो कवर नहीं कर पाएंगे। ये जो 4 चीजें मैंने बताए उससे रिलेटेड कोई डाउट नहीं, तो मैं आगे कंटिन्यू करूं। ठीक है, पेज कॉन्सेप्ट के बाद में मार्जिन हमने देखा। नेक्स्ट इज साइज। तो जिसमें भी अलार्मिंग साइन होगा मैं बताऊंगी आपको।
मार्जिन्स का अलार्मिंग साइन मैंने नहीं बताया, जस्ट अभी मैं बता देती हूँ। अब आप सोचिए कि कोई पर्सन है या कोई बच्चा है या कोई एडल्ट, कोई भी हो सकता है, अगर उसने, खासकर हम फोकस कर रहे हैं चिल्ड्रन को, तो अगर कोई ग्रोइंग चाइल्ड है, अगर उसने लेफ्ट में भी काफी चौड़ा स्पेस छोड़ा है, काफी वाइड स्पेस है, राइट में भी काफी वाइड स्पेस है, टॉप में भी काफी वाइड मार्जिन है, एंड बॉटम में भी काफी वाइड है, दैट मीन्स आपका A4 शीट के ये रेक्टेंगुलर पेज में एक छोटा सा स्क्वायर में ही पैटर्न हैंडराइटिंग का आया हुआ है, तो यहाँ पे ये अलार्मिंग साइन, इसमें ये पर्सन अपने आप को केज करके रखा है, उसे बहुत थिक बाउंड्री वॉल चाहिए फॉर प्रोटेक्शन। या तो वो डिप्रेस्ड है, या तो सोशली वो कनेक्ट नहीं होना चाहता है, कुछ ना कुछ हुआ है जो वो अपने आप को एक रेस्ट्रिक्शन, एक बैरियर क्रिएट कर रहा है टुवर्ड्स पास्ट, टुवर्ड्स फ्यूचर, टुवर्ड्स ऊपर भी भगवान से या जो जिसको मानते हैं उनसे, और वो नीचे के एक्टिविटीज में भी इंटरेस्टेड नहीं है, पास्ट में भी नहीं जा रहा है, फ्यूचर की तरफ भी नहीं है, वो सेंटर में एक केज की तरह पिंजरे में बंद है। तो ये है अलार्मिंग साइन। अगर ऐसा आप अगर किसी को देखते हैं तो ये एक एबनॉर्मल पर्सन भी हो सकता है। जो एबनॉर्मल पर्सन होता है वो उसको सोशली मिंगल होना पसंद नहीं होता है, और वो अपने पास्ट से भी दूर हो जाता है, उसको कोई भी एक्टिविटी नहीं करना पसंद होता है। बट जो उसकी जो साइकोलॉजिकल कुछ पैटर्न्स है, तो अगर बच्चे में है तो उसको काउंसलिंग के थ्रू निकाला जा सकता है। जैसे कभी कोई इंसिडेंट हो गया, फैमिली में किसी की डेथ हो गई, या कोई बहुत नियर एंड डियर वन के साथ कुछ हो गया, तो अंदर जो रह जाता है, गिल्ट रह जाता है, जिसकी वजह से एबनॉर्मल पर्सनालिटी क्रिएट होता है। तो ये गिल्ट वाले सुसाइड अटेम्प्ट भी कर सकते हैं, ऐसा भी बोल सकते हैं? सुसाइड Okay. कर सकते हैं, नहीं तो किसी को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। जो एबनॉर्मल है वो कैसे भी बिहेव कर सकते हैं, और Okay. ये पैटर्न हमेशा नहीं होगा, अचानक से होगा, कभी भी हो सकता है। Okay. ये लोग इनके पास वो साइकोलॉजिकली वो स्ट्रेंथ ही नहीं है कि ये सोच समझ के प्लानिंग से कुछ कर सके। और कुछ कुछ एबनॉर्मल एक्टिविटीज होते हैं जो बहुत ज्यादा प्लानिंग से भी होते हैं, बट ये लोग क्या है, सोशली बाउंड्री क्रिएट कर रहे हैं। और आप निशा अगर जी, हम ये भी बोल सकते हैं क्या ये लोग इनको अटेंशन चाहिए इसलिए भी ये कर सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है? नहीं, अटेंशन इनको नहीं चाहिए। अटेंशन Okay. उसको चाहिए जब आप 4 साइड्स में मार्जिन देखेंगे, बट इक्वल मार्जिन आप देखेंगे कि लेफ्ट में भी अच्छा खासा इक्वल मार्जिन है, राइट में भी इक्वल मार्जिन है, ऊपर भी इक्वल मार्जिन है, तो ऐसा लगेगा कि ये पेपर में ये रूल्ड पेपर नहीं है, इसमें मार्जिन खींचा हुआ नहीं है, फिर भी एक मार्जिन हमें इमेजिनरी पूरे ऑल साइड्स में दिख रहा है, बट उसकी मिल रहा है। विड्थ कम होगी, इतना विड्थ नहीं होगा, उसकी विड्थ कम होगी। तो जब वैसा आप देखेंगे तो उसे अटेंशन चाहिए। आप फॉर एग्जाम्पल एक फोटो का जो फ्रेम होता है, अंदर में फोटो है और फ्रेम की एक विड्थ होती है ऑल ओवर इक्वल, हाँ। तो ऐसा अगर हैंडराइटिंग सैंपल देखेंगे तो आप बोल सकते हैं कि इन्हें अटेंशन चाहिए, दे आर अटेंशन सीकिंग। ठीक है। नाउ इसमें इनका क्या होता है ना, एनवायरनमेंट से रिलेट नहीं कर पाते हैं, ये कुछ अलग ही होता है। बहुत सारे मूवीज में भी आप देखे होंगे ऐसे टाइप के सिचुएशंस, कोई कैरेक्टर जो किसी से मिल रहा नहीं है, अंदर ही अंदर है, और कुछ ऐसा हो गया है ना, आइसोलेटेड रहना ज्यादा पसंद करते हैं, आप ऐसे बोल रहे आइसोलेटेड। हो ना? हाँ, आइसोलेटेड, सोशली एडजस्ट नहीं हो पाते। ठीक है, तो ये पास्ट से भी दूर चले जाते हैं और फ्यूचर से भी दूर चले जाते हैं, सोशली भी कनेक्ट नहीं हो पाते हैं, और इस वजह से उनको अपने आप को केज वो फील करते हैं कि वो रेस्ट्रिक्टेड है, सब जगह से रेस्ट्रिक्ट कर देना अपने आप। तो ये अलार्मिंग साइन है। ठीक है, तो मार्जिन में ये एक अलार्मिंग साइन। साइज, नेक्स्ट गोइंग टू साइज। साइज क्या होता है अल्फाबेट्स का? अगेन वी हैव पैरामीटर्स टू मेजर कि ये बिग साइज हैंडराइटिंग है, मीन्स लार्ज है या मीडियम है या स्मॉल है या एक्स्ट्रा स्मॉल है या एक्स्ट्रा लार्ज। तो साइज में हम क्वालिटीज देखते हैं, जैसे लार्ज साइज की हैंडराइटिंग में लीडरशिप क्वालिटीज होती है। ठीक है,
वो लीडर्स कैसे होते हैं, उनके पास छोटे मोटे चीजों के लिए टाइम नहीं रहता है। अगर कोई कैब से जा रहा है या रिक्शा से जा रहा है, एक लीडर लीडर क्वालिटीज वाला, लार्ज हैंड राइटिंग वाला, तो वो अगर 500 देता है और 450 460 कुछ होता है, तो वो चेंज लेगा भी नहीं कि मेरा ये टाइम इंपॉर्टेंट है, मैं इतना टाइम यहाँ पे चिल्लर लेने के लिए नहीं रुक सकता। तो वो सोचेगा उतने टाइम में मैं कुछ और एक्टिविटी कर लूंगी। लेकिन जो स्मॉल हैंड राइटिंग वाला होगा वो कैलकुलेटिव होगा, डिटेल ओरिएंटेड होगा, एक एक डिटेल की उनको जरूरत होगी कि ये डिटेल मुझे पता होना चाहिए। तो उसमें भी स्मॉल, वेरी स्मॉल, ये भी पैरामीटर्स हैं कि किसमें क्या होता है। तो वो फोकस अच्छे से कर पाते हैं स्मॉल हैंड राइटिंग वाले, वो डिटेल ओरिएंटेड रहते हैं। तो डिटेल ओरिएंटेड वाले जैसे साइंटिस्ट हैं, मैथमेटिशियंस हैं, जिनको एक एक सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ये सारे जिनको डिटेल्स, एक एक डिटेल्स उनको प्रॉपरली मैनेज एंड मेंटेन करना होता है, एक एक फॉर्मूला, एक एक पॉइंट वैल्यू में भी जो भी कुछ है, तो वो डिटेल ओरिएंटेड होने की वजह से स्मॉल हैंड राइटिंग में फोकस उनका ज्यादा हो जाता है। वैसे ही बड़ी हैंड राइटिंग वाले फोकस उतना नहीं करते, स्ट्रेटेजिकली लीड करते हैं, दूसरों से काम करवा लेते हैं, ठीक है। और बिग हैंड राइटिंग वाले खर्चा भी काफी करते हैं, स्मॉल हैंड राइटिंग वाले सेविंग्स करते हैं। तो ऐसे काफी सारे वेराइटीज आप देखेंगे। और जो मीडियम है, दे आर अडेप्टेबल, उनके अंदर दोनों की 50-50 क्वालिटीज होती है, एवरेज। बड़ा हैंड राइटिंग वाला, लार्ज हैंड राइटिंग वाला रिस्क लेता है, क्योंकि उसे छोटे मोटे डिटेल से फर्क नहीं पड़ता है, वो रिस्क लेता है। जो डिटेल ओरिएंटेड रहते हैं, रिस्क वो भी लेते हैं, लेकिन कैलकुलेटिव रिस्क लेते हैं, कैलकुलेट कर करके लेते हैं। मीडियम वाले या एवरेज वाले अडेप्टेबल टू बोथ द सिचुएशन। तो अगर कोई एवरेज हैंड राइटिंग साइज वाला होता है, फ्लेक्सिबल होता है, वो आपको जनरली जॉब में ज्यादातर मीडियम हैंड राइटिंग वाले आपको दिखेंगे, ठीक है। जो अडेप्टेबल है वो लीडर्स के साथ में भी मिक्स हो जाते हैं, उनके साथ में भी उठना बैठना, अच्छे से कम्युनिकेट करना। और जो डिटेल ओरिएंटेड लोग हैं उनके साथ में भी अच्छे से अडेप्ट हो जाते हैं। तो कभी उनको डिटेल्स वाला काम करना होता है तो वो भी कर लेते हैं, कभी उन्हें लीड करने वाला काम होता है तो वो भी करते हैं। तो ऐसे ये कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए साइज। अभी वार्निंग या अलार्मिंग साइन तब होगा जब साइज हो जाएगा वेरिएबल। अगर मैं सपोज मीडियम साइज वाली हैंड राइटिंग वाली हूँ, तो मेरी पूरी हैंड राइटिंग में मैं कैलकुलेट करूंगी तो मुझे एक जैसा साइज दिखेगा, थोड़ा कोई एक आध अल्फाबेट ऊपर नीचे हो सकता है, बट देखने से ओवरऑल पता चलेगा, क्योंकि ये भी गेस्टॉल्ट मेथड है कि ये है हैंड राइटिंग जो कि एवरेज के अंदर आ रहा है। कोई अगर बड़े हैंड राइटिंग वाला है तो हम उससे देख के या कैलकुलेट करके बता सकते हैं कि ये लार्ज हैंड राइटिंग साइज पर्सनैलिटी। या फिर जो एकदम स्मॉल वाले हैं या फिर स्मॉल हैंड राइटिंग साइज में, वो भी देख के एक रिदम होता है उनकी राइटिंग में जो इक्वल साइज में जाता है, ऑलमोस्ट इक्वल। लेकिन जब आपका साइज वेरी करने लगे, उसे वेरिएबल कहते हैं। कहीं पे लार्ज है, कहीं पे स्मॉल है, कहीं पे एवरेज है, ऐसे फ्लक्चुएट हो रहा है, तो यहाँ पे अलार्मिंग साइन है, आजकल बच्चों में काफी देखा जाता है। दिस इज मूड स्विंग्स, ये होता है वेरिएबल हैंड राइटिंग, लिख लीजिए, ये अलार्मिंग है। Ma'am, sometimes the children write cursive and then suddenly they write straight also. अभी जैसे my son, he's 13, तो उसको handwriting improve करने बोला था, तो he started writing cursive. Then sometimes वो बीच में straight लिखने लगता है, and then he wants to check which one looks better. Does that also indicate anything? हाँ, वो भी हम देखेंगे, कर्सिव का जब देखेंगे ना तब उसको जी, क्वेश्चन को लेंगे। ओके, थैंक यू। वेलकम। अभी मूडी हो जाते हैं बच्चे अगर वेरिएबल हैंड राइटिंग साइज है। देन अनप्रेडिक्टेबल, अब कौन सा एक्टिविटी कब करेंगे कब नहीं करेंगे, क्योंकि आप देखिए पूरा माइंडसेट में ही चेंज हो जा रहा है। कब बड़ा अल्फाबेट हो जा रहा है, कब छोटा अल्फाबेट हो जा रहा है, तो मूडी हो जाते हैं। कब किस टाइप का काम करेंगे, अनप्रेडिक्टेबल हो जाता है उनका बिहेवियर। इमोशनली डिस्टर्ब भी हो जाते हैं, क्योंकि उनके माइंडसेट में ये सब फ्लक्चुएशन चल रहे हैं।
उनका ग्राफ एकदम से अप डाउन हो रहा है साइज में, तो क्या हो रहा है, इमोशनली डिस्टर्ब हो रहे हैं, इससे शॉर्ट टेम्पर्ड हो सकते हैं, अचानक से गुस्सा आ सकता है, डिसीजन मेकिंग में चैलेंज आ सकता है। जब माइंड स्टेबल नहीं होगा तो ये सारे चैलेंजेस आएंगे, अचानक से गुस्सा आना, सेल्फ सेंटर्ड भी हो जाते हैं कभी कभी, और इनकंसिस्टेंट, ये सारे नेगेटिव ट्रेट्स हो जाते हैं अगर वेरिएबल हैंडराइटिंग साइज। तो आप कह सकते हैं कि जस्ट मीनिंग बिना बताए हुए, अगर छोटे बच्चे हैं तो, कि साइज एक साइज में हैंडराइटिंग नहीं हो रहा है, ये अल्फाबेट बड़ा हो गया, इसको मिटा के बराबर करो, ये अच्छा नहीं दिखने में लग रहा। क्योंकि उनको अगर ये सब बताएंगे कि इसके पीछे निशा का मैम क्या, हमारे किसी जी बोलिए। निशा मैम जैसे हमारे सैंपल जो आपको दिए हैं उनमें किसी का ऐसा हो कि ये फ्लक्चुएटिंग हैंडराइटिंग है, तो आप बता पाएंगे, उस पर टिक मार्क करेंगे? जाइए जाके सैंपल में देखिए, फिर आप कुछ पिछले बैच का भी पूरा सैंपल है सेम ग्रुप में, अगर आपके पास डेटा है तो जाके चेक कीजिए, हम्म। फिर मुझे बताइए कि आप ये फाइंड आउट कर पा रहे हैं या नहीं, क्योंकि आपको ही फाइंड आउट करना है ना कि जो आप सीख रहे हैं या समझ रहे हैं वो आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं या नहीं। ठीक, जी जी, मतलब थोड़ा एग्जांपल मिल जाता तो बेटर था। एग्जाम्पल मैं मेरे बेटे का शेयर करूंगी ना, मैं तो बता रही हूँ उस पर काम चल रही है अभी तक, मैं मेरे ठीक है बेटे का ठीक है ठीक है शेयर मैम। करूंगी, ये सारे उसके अंदर थे। ये सोनल जी। ठीक है मैम। हरे कृष्णा निशा जी, कैसे हैं? हरे कृष्णा, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा आप आए। हाँ जी हाँ जी। निशा जी, मैंने लास्ट जो आपका वेबिनार था वो अटेंड किया था। उसमें मैंने जी, सैंपल डाले थे मेरे हैंडराइटिंग और ड्राइंग के। ओके, यस, तो हाँ डाले थे। उसका शायद आप भूल गए थे। हाँ जी, उसका आपने मुझे कुछ बताया नहीं था। तो अभी फिर से डालूं मैं, एटलीस्ट थोड़ा सा पता चल जाए कि। आप ना मुझे फिर से डालिए, क्या हुआ था पता है, मेरा ना वो हो गया था, क्या कहते हैं, व्हाट्सएप फुल होने की वजह से ना हाँ रिकवर जी, नहीं हो उस पाया टाइम था हुआ था कुछ कुछ डेटा, प्रॉब्लम। करेक्ट रिकवर नहीं हो करेक्ट, पाया यस था, तो वो टाइम पे कुछ 1 वीक का डेटा चला गया था, तो आप फिर से डाल दीजिए, करेक्ट। हाँ जी, तो मेरे ठीक, पास ग्रुप में ओके। नहीं है, यस यस, हाँ जी, डालिए मैं मैं डाल। बताऊँ। ओके, जी जी, वेलकम। थैंक यू। ठीक है, तो वेरिएबल हैंडराइटिंग, अब आप सोचिए कि साइज बड़ा छोटा हो रहा है, या अचानक से बड़ा हो रहा है, अचानक से छोटा हो रहा है। देख, मेरा बेटा का सैंपल मैं आपको दिखा दूंगी लास्ट डे में, तो उसमें आपको सब क्लियर हो जाएगा, बाकी आप भी ढूंढिए कैसा होता है। जैसे कि थोड़ा एक दो वर्ड 2 पेज की हैंडराइटिंग में छोटा हो रहा है या बड़ा हो रहा है, तो उसे हम इग्नोर करेंगे। अगेन रेशियो, बहुत सारे, इतने सारे अल्फाबेट्स है, इतने सारे वर्ड्स में अगर एक आध होता है, 2 3 होते हैं, तो उसे हमें इग्नोर कर। तो साइज में भी ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, आपको ये समझ में आ गया कि साइज भी एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है जिससे हम पर्सनालिटी ट्रेट्स ऐसे निकाल सकते हैं, लीडरशिप क्वालिटी, स्ट्रेंथ निकल सकता है उससे। ठीक है, हमने बेस लाइन देखा था, तो बेस लाइन में मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ, यहाँ पे भी अलार्मिंग साइन कुछ है जो मैं आपको स्क्रीन शेयर करके बताती हूँ। बेस लाइन वही हुआ जो हम लिखते लिखते किस डायरेक्शन में जा रहे हैं टुवर्ड्स फ्यूचर। ठीक है, पास्ट से हम लिखना शुरू कर रहे हैं एंड फ्यूचर में हम किस तरफ जा रहे हैं। विजिबल है? सपोज ये हमारा लेफ्ट है, सपोज ये पेज है, अब हम यहाँ पे थोड़ा सा मार्जिन छोड़ते हुए अगर लिख रहे हैं,
जनरली एकदम स्ट्रेट आना भी मुश्किल होता है, थोड़े वर्ड्स इधर उधर होते हैं। जैसे मैंने बोला कि बेस लाइन जो होता है वो प्रोग्राम होता है मदर से, जो प्रोग्रामिंग होती है वहां पे हम कितना बैलेंस्ड है, हम कितना बैलेंस्ड है, अपॉर्चुनिटी और फ्यूचर की तरफ हम कैसे मूव हो रहे हैं, ये ट्रेट हमें बचपन में मम्मी ने कैसे हमें लाइन पे रखा उससे आता है। तो ये स्ट्रेट लाइंस हो गए, मतलब बैलेंस्ड पर्सनालिटी। सपोज आपने ये लिखा है, 4 लाइन लिखने के बाद में आप कुछ ऐसा लिख रहे हैं जिसमें आपके माइंड में कुछ ऐसा इम्पल्स जनरेट हुआ जो आपको एक्साइटेड फील कर रहा है। जैसे रूपल जी के केस में इनके सिबलिंग्स के बारे में वो लिखते ही एक्साइटेड हो गई और उनका बेस लाइन ऊपर की तरफ जाने लगा। एक्साइटमेंट, एलिवेशन, जब अपने सिबलिंग्स के बारे में वो लिखने लगी तो वो एक्साइटेड हो गई, पॉजिटिव। ठीक है, तो ये बेस लाइन बता रहा है कि वो टाइम जब वो अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रही थी या सिबलिंग्स के बारे में लिख रही थी, तब उनके माइंड में क्या इम्पल्स जनरेट हो रहा था और उससे क्या माइंडसेट उनका जनरेट हुआ कि ये ऊपर की तरफ जाने लगा। सपोज अभी स्ट्रेट लिख रहा है कोई पर्सन। निशा Yes. जी, पूनम जी ने लिखा था ना सिबलिंग के बारे में। अच्छा, पूनम जी का था। हाँ हाँ, ओके यस यस। ओके ओके, सॉरी मैं हाँ, याद हाँ, नहीं रहा। ठीक है नहीं, इट्स ओके। ठीक है। तो नेक्स्ट जब कोई लिख रहा है और कोई ऐसे इंसिडेंट या ऐसी कोई बात जो उनके माइंड में उनको लो फील करा रही है, तो हो सकता है कि वो डाउन की तरफ फिर जाना चालू हो जाए। ठीक है, ड्रिप हो रहा है इस तरफ। तो दिस पर्सन इज अंडर स्ट्रेस, डिप्रेशन की तरफ ये जा सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि बचपन से इनका ये है, जैसे मैंने बोला एवरी 6 मंथ्स आपको चेंजेस लगते हैं, तो आप बोल सकते हैं लास्ट 6 मंथ से आपके लाइफ में कोई स्ट्रेस या स्ट्रेसफुल सिचुएशंस चल रहे हैं। ठीक है, वो डाउन हो रहा है, क्योंकि जब वो अपने सैंपल रेडी करेगा तो हमें पता है एक्टिव पास्ट क्या होता है और प्रेजेंट क्या होता है। अब ये अगर सेकंड पेज में हो रहा है तो प्रेजेंट में चल रहा है, एक्टिव पास्ट में हो रहा है तो ये ऐसा हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ से आप पास्ट एंड प्रेजेंट दोनों बता सकते। अलार्मिंग साइन कब होता है? सुसाइडल बेसलाइंस में बताने जा रही हूँ। सुसाइडल बेसलाइंस में क्या होता है, सीधा 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 जा रहे होते हैं, अचानक से ड्रिप होता है। मतलब अच्छा खासा चल रहे हैं, अच्छा खासा चल रहे हैं, अचानक से एक सिंकिंग फीलिंग आई, ड्रॉप हो गया। फिर हो सकता है कि 2 लाइन स्ट्रेट लिखा, उनका जो माइंड है वो उनके कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में जो है वो कंट्रोल हो रहा है। अचानक से ड्रिप हो गया, 3 लाइन फिर स्ट्रेट लिखा, फिर अचानक से ड्रिप हो गया। अगर ये वाला पैटर्न आप देखते हैं, ये है सुसाइडल बेस लाइन्स। ये पर्सन क्योंकि सुसाइड कोई प्लानिंग से नहीं करता, अचानक से ऐसे सिंकिंग फीलिंग आ गई और फिर कंट्रोल नहीं रहा और फिर एक्शन ले लिया। तो ऐसा अगर आप किसी के भी इसमें देखते हैं तो अलार्मिंग साइन तो तभी हो जाता है जब ये बेसलाइन नीचे की तरफ ड्रिफ्ट हो रही है, जब स्ट्रेसफुल सिचुएशन आ रहे हैं। तो उसको अगर करेक्ट कर लिया जाए तो यहाँ तक नहीं पहुंचेंगे। और अगर ऐसा किसी को देखना है तो उसको अटेंशन की जरूरत है, उसको छोड़ नहीं सकते अकेले, क्योंकि कब सिंकिंग फीलिंग आ जाए, कब वो कमिट कर ले सुसाइड। और जब कोई सुसाइड नोट कोई छोड़ता है तो वो टाइम पे उसका माइंडसेट ऐसा नहीं होता है कि वो एक लंबा चौड़ा लेटर लिखे, या तो वो पहले से लिख के रखता है। लास्ट में अगर 2-3 लाइन से ज्यादा सुसाइड नोट नहीं मिलता, जो एक्शन लेने के जस्ट पहले अगर लिखा गया कोई नोट है, तो वो क्या होगा, जैसे कि ऐसे लिख रहे लिख रहे लिख रहे लिख रहे लिख रहे, अचानक से ऐसे होगा, कुछ भी लिख रहे, सपोज 2 लाइन लिख दिया, 3rd लाइन लिखते लिखते ना सडनली ड्रिप हो जाएगा और वो पेन खिंचा जाएगा, बिल्कुल थ्रेडिंग हो जाएगा, वो थ्रेडिंग हो जाएगा अगर एंड मोमेंट में बस लिख के खत्म किया और सुसाइड किया। तो ये ऐसे ये क्रिमिनल केसेस या फिर फोर्जरी या फिर सुसाइड्स ऐसे फाइंड आउट किया जाता है कि अगर सुसाइडल टेंडेंसी थी या सुसाइड अचानक से किया, तो सुसाइड नोट में इस तरह का पैटर्न है या नहीं।
पहले की हैंडराइटिंग में हम नहीं देख पाएंगे, वो टाइम पे अगर लिखा हुआ है तो देख पाएंगे। बट हाँ, ये जो ड्रिफ्टिंग हो रहा है, दो दो पैटर्न में आप देखेंगे कि अचानक से हो गया लास्ट में। तो आप देखिए, हम पास्ट में ट्रेवल कर रहे हैं टुवर्ड्स फ्यूचर, और लास्ट में हमें समझ में नहीं आ रहा और ये सिंक हो जा रहे हैं, हम सिंक हो जा रहे हैं। तो इनका भी ऐसे ही होता है, बैलेंस दिखेंगे, बिल्कुल बैलेंस दिखेंगे, कुछ भी ऐसा नहीं होगा, बट जैसे ही हुआ अचानक से उन्होंने एक्शन ले लिया। तो यहाँ पे ये चीज को आप नोट कर लीजिए, सुसाइडल बेसलाइंस कहते हैं। वैसे तो बेसलाइंस भी काफी तरह के हैं। ठीक है, इसमें कोई डाउट? असेंडिंग है बेसलाइंस तो एंथुसियास्टिक, एक्साइटेड, पॉजिटिव। डाउन की तरफ स्ट्रेट है तो बैलेंस्ड, जो इनके इमोशन बैलेंस्ड रहते हैं। अभी इमोशनल, जो हमें इमोशंस मिलता है वो मदर से मिलता है। जो बेसलाइंस है वो भी कंट्रोल्ड बाय मदर्स प्रोग्रामिंग, इनडायरेक्ट प्रोग्रामिंग। और जो इमोशन ड्रॉप हो रहा है, या जो हो रहा है, सुसाइड हो रही है या फिर ड्रिप हो रहा है, वो भी कहीं ना कहीं इमोशनल टर्बुलेंस आ रहा है या इमोशन डिप हो रहा है, इसकी वजह से हो रहा है। तो ये बेस लाइन यहाँ से देखते हैं हम, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक है वेवी बेस लाइन, कोई लिख रहा है बिल्कुल लाइन ही नहीं है। करेक्ट ऐसा वेव नहीं बनेगा, बट जैसे अगर उसके नीचे लाइन खींचेंगे आप तो ये इस तरीके से वेवी हो जाता है। ये भी सेम मूडीनेस को दर्शाएगा, सीरियसनेस ही नहीं, मूड स्विंग्स हो रहे हैं। ये ऐसा अगर है तो आप देखेंगे कि कभी हंस रहे, कभी रो रहे, अचानक से मूड स्विंग्स हो रहा है, इमोशंस अचानक से अप डाउन हो रहे हैं। हंस भी दिया, अभी हंस रहे थे, अभी रोने लगे, फिर उसके बाद वापस माइंड डाइवर्ट किया तो फिर हंसने लगे। तो बच्चों में ये भी है कॉमन आजकल। अब कुछ लोग ड्रामा करते हैं, बच्चे लोग जो ड्रामा नहीं करते हैं, उनका आप बेसलाइन से समझ सकते हैं कि ये करेक्ट उनके साथ ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। टेम्परमेंट भी हाई हो सकता है इनका, कभी लो हो सकता है, इनके मूड में ऐसे ही स्विंग्स आ सकते हैं, और इनको फोकस मिस हो जाता है। बिकॉज व्हेन वी आर ट्रैवलिंग फ्रॉम पास्ट से राइट की तरफ, तो हम फ्यूचर की तरफ जा रहे हैं। अगर हम सीधे रास्ते नहीं जा रहे हैं तो हमारा फोकस मिस हो जा रहा है। सीधा रास्ता जाना, फोकस मिस हो जा रहा है। अगर हम ऊपर नीचे जा रहे हैं मतलब हम अपने रास्ते नहीं जा रहे हैं, हम बीच बीच में कोई कोई और जगह पे डाइवर्ट हो जा रहे हैं, तो फोकस मिस हो जाएगा। लेकिन सुसाइडल बेसलाइन से तो ये बेटर है। सुसाइडल अगर किसी का है तो आपको उसको ज्यादा अलार्मिंग मानिए। ऐसे बहुत सारे लाइंस होते हैं बेसलाइंस, मेनी टाइप्स। प्रेशर हमने ऑलरेडी कवर कर लिया। विल पावर को स्ट्रॉन्ग करना है तो प्रेशर को इंक्रीज करना है। लेकिन इतना इंक्रीज अगर किसी का प्रेशर है कि पेज फट जा रहे हैं तो वो एग्रेशन, वो पर्सन तोड़ फोड़ कर सकता है। ये हमने डिस्कस कर लिया फर्स्ट क्लास में। ठीक है, तो हैवी प्रेशर होने से विल पावर स्ट्रॉन्ग होता है, हैवी प्रेशर होने से इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होता है। हैवी प्रेशर वाले ब्राइट कलर्स को ज्यादा प्रेफर करेंगे। हैवी प्रेशर वाले थोड़े से एग्रेशन वाले हो सकते हैं, और जितना एग्रेशन रिक्वायर्ड है, क्योंकि विदाउट एग्रेशन कुछ होगा भी नहीं आगे, कुछ एक्शन लेने में एग्रेशन। थोड़े से एंग्शियस भी हो सकते हैं, थोड़ा ईगो भी उनमें देखा जा सकता है, बट ईगो को कंट्रोल करने के लिए और भी पैरामीटर्स हैं। तो प्रेशर अगर अच्छा खासा हैवी है, जितना रिक्वायर्ड है, तो वो अच्छा है। अब कैसे पहचानेंगे कि कितना प्रेशर अच्छा है? जब आप एक नोटबुक में लिख रहे होते हैं या नीचे में पेपर्स होते हैं, तो जब 3 से 4 2 से 3 पेज या मैक्सिमम 4 पेज तक इम्प्रिंट अगर आता है थोड़ा, तो वो प्रेशर हैवी प्रेशर। अगर फर्स्ट पेज में लिखा है और थर्ड पेज तक इम्प्रिंट नहीं आ रहा है, तो वो लाइट या मीडियम प्रेशर में आ जाएगा। और सेकेंड पेज में भी नहीं जा रहा है इम्प्रिंट, तो वो लाइट
वेरी लाइट प्रेशर हो जाएगा। तो वेरी लाइट प्रेशर वालों का ऑपोजिट रेट हो जाएगा, विल पावर उनका वीक हो जाएगा, इम्यून सिस्टम उनका वीक हो जाएगा और उनको लाइट शेड्स ज्यादा पसंद आएंगे। देन जो एक्स्ट्रा हैवी प्रेशर है जिससे पेज फट जा रहा है, वो तो आपको पता ही चल जाएगा क्योंकि पेज टीयर ऑफ कहीं ना कहीं अल्फाबेट में या ऐसा हो गया। तो क्योंकि उनका कंट्रोल्ड इमोशंस है, उनको सप्रेस करके इमोशन रखा गया, स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट में रखा गया या ऐसा कुछ हुआ है, तो वो अपना गुस्सा जो निकाल रहे हैं, जब वो लिख रहे हैं तो सबकॉन्शियस में जो गुस्सा है वो पेपर पे निकल के आ रहा है। इसीलिए लास्ट डे में मैं एक रेमेडी बताऊंगी, अगर आपके सबकॉन्शियस में कुछ भी फीलिंग्स है, कुछ भी स्टोर्ड है, तो आप उसको रिलीज कर सकते हैं एक राइटिंग थेरेपी के थ्रू, जो किसी को नहीं बताने की जरूरत है, आप सेल्फ कर सकते हैं आराम से। तो जो भी अंदर है वो सबकॉन्शियस को क्लीन करता है, और बीच में हर 2-3 महीने में आप ये प्रोसेस करते रहेंगे तो सबकॉन्शियस ऑटोमेटिकली क्लीन होता चले जाएगा। प्रेशर भी कंप्लीट हुआ, तो कल हम बाकी का देख लेंगे, स्लैंट एंड जो इम्पोर्टेंट है। तो प्रेशर में अभी अलार्मिंग क्या हुआ, एक्स्ट्रा हैवी प्रेशर जहां पे फट जा रहा है पेपर। वो बच्चे को अगर एग्रेशन कहीं स्पोर्ट्स में, ऐसे बच्चे को ना, या ऐसा कोई भी है, तो उसको फिजिकल एक्टिविटी में ज्यादा भेजना चाहिए जहां पे उसका एग्रेशन ना फिजिकली निकल जा रहा है, नहीं तो उसको मौका मिले तो वो तोड़ फोड़ कुछ गलत काम हो सकता है उससे। ये सारी चीजें हैं जो आप थोड़ा थोड़ा समझ लेंगे, और जहां पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है वो ध्यान देंगे। तो कहीं पे भी आपके सराउंडिंग में ऐसा कुछ है, अगर खासकर टीचर्स को ये समझने की बात है, अगर उनके पास में इतने हैंड राइटिंग सैंपल्स बच्चों के आते ही हैं, या वो देखते ही हैं बच्चों को करते हुए, होमवर्क देते हैं, वो करते हैं, तो रूल्ड में बहुत ज्यादा एनालिसिस हम नहीं करते, बट रूल्ड का भी एनालिसिस हो ही जाता है, रूल्ड का भी हो जाता है। जैसे एक मेरे पास में एक शेयर हुआ था, जो कोटा में एक सुसाइड केस हुआ था, उस लड़की का हैंड राइटिंग, तो वो रूल्ड पेपर में लिखी थी 4 लाइन, तो वो भी ना ड्रिप हो रहा था, वो वर्ड जो है लास्ट का वो कट हो रहा था, लाइन को नीचे की तरफ आ रहा था, ड्रिप हो रहा था। तो रूल्ड पेपर में भी उसका कंट्रोल नहीं था। वहां जहाँ पे आपको सपोर्ट दिया गया है लाइन का, उसमें भी पर्सन नहीं लिख पा रहा है, क्योंकि ब्रेन से जो आ रहा है वाइब्रेशंस, जो भी इम्पल्स जनरेट हो रहा है, वो डिप्रेशन वाले हैं, वो सुसाइडल है। तो ये सभी आप रूल्ड में भी जो देखने को मिलेगा, जो बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल है वो रूल्ड में भी निकल के आता है। अदरवाइज जो कंट्रोल में है वो रूल में, तो रूल में ही लिखेगा, या तो सेंटर में लिखेगा या तो ऊपर लिखेगा। जो कट करके लिखेगा, अगर पूरा कट कर रहा है तो उतना अलार्मिंग नहीं है, बट थोड़ा लास्ट का वर्ड अगर नीचे की तरफ आ रहा है तो अलार्मिंग। अभी डाउट्स? निशा मैडम एक डाउट है छोटा सा। बोलिए। जैसे ये लाइनों वाली कॉपी है, डायरी है, जिसको आप रूल्ड कह रहे हैं, मतलब कई बार छोटे साइज होता है उनका, हम्म, तो फिर पर्सन क्या करता है, 2 लाइनों में लिखता है, मतलब थोड़ा उसको ज्यादा बड़ा लिखना, या एक आधी लाइन बीच में छोड़ देता है, हम्म। तो उसको क्या कहेंगे? तो जो एक लाइन छोड़ के लिखता है वो टाइम मैनेज अच्छे से कर पाता है। अच्छा, मतलब कभी कभार। हाँ, मतलब उसको पता होता है कि मुझे टाइम को मैनेज करना है, अगर मेरे पास में लिमिटेड मतलब इतना ही टाइम है तो मैं कितना काम करूं। और जैसे लास्ट वर्ड जो है, मतलब एक लाइन लिख रहे हैं और एक वर्ड रह गया सपोज, तो लास्ट वाला वर्ड जब ना लाइन खत्म हुई वहीं लिख दिया, ना कि स्टार्टिंग में लिखा। एक मतलब वर्ड जो लिखना तो, लास्ट, हाँ फिर से मतलब बोलिए। पूरी लाइन जैसे यू आर ए अल्टीमेट टीचर, हम्म। तो अल्टीमेट तक लिख दिया, और टीचर अल्टीमेट के नीचे लिख दिया, ना कि पहली जगह लिखा, यू के नीचे नहीं लिखा, अल्टीमेट के नीचे लिख दीजिए और लाइन में अल्टीमेट टीचर। तो उनके पास ना पेशेंस की कमी होती है, जो काम वो खुद नहीं कर पाते हैं ना, वो किसी ना किसी को दे के ना फिनिश करवा देते। ठीक है, वो रुक नहीं सकते, काम होना चाहिए, चाहे मेरे पास टाइम नहीं है तो कोई और कर दे। ऐसा कोई है क्या? देख लीजिए, वैसा रिलेट करिए ऐसा आप, आपको पता चलेगा। वो मैंने अपने लिए पूछा मैडम। हाँ जी। आप ऐसा करते हैं क्या? हाँ जी, देख। कई बार। रूपल जी पहले ही हंसने लग गए थे।
तो आप पर्सन के बिहेवियर को देख के उनकी राइटिंग बता सकते हैं। राइटिंग आपके पास नहीं है तो भी ये किस टाइप का पर्सन है, कैसा पर्सनालिटी है, वो आप उनका बता सकते हैं। जब ये टेक्निकल टर्म्स में बात करने लग जाएंगे, अच्छा इसका बेसलाइन ये है, अच्छा इसके स्लैंट ये है, फिर इसकी साइज ये है, ऐसे भी आपको पता चलने लग जाएगा। सही है मैम, अच्छा है। चलिए, आप तो सीखेंगे अभी आगे और भी। और कोई डाउट? नहीं, बहुत बेस्ट है ये स्टार्ट। हम सही करेंगे तो बहुत बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। बहुत बेस्ट, यस। अभी तो बहुत कुछ है, ये भी ओशन है बिल्कुल। और इसलिए मैं इसको ना बहुत ज्यादा ट्रेनिंग के तौर पे या नहीं दे रही हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम ये गलती किया मैंने मुझे लगा कि 5 दिन में मैं कितना ज्यादा दे दूं, और वो वहां पे हाँ, गलती हुई कि कोई रिटर्न आया नहीं फीडबैक देने के लिए कि हाँ मैंने कुछ ट्राई किया या मैंने कुछ थेरेपी की और मुझे रिजल्ट आया। पता नहीं किया भी या नहीं किया। मुझे लगा कि इंटरेस्ट जगाना ज्यादा इम्पोर्टेंट। सही अवेयरनेस बात है, होगी तो जिसको आगे बढ़ना होगा वो वो बढ़ेगा। ऑटोमेटिकली, हाँ, ऑटोमेटिकली वो उसमें इंटरेस्ट आएगा तो उनको मजा आएगा और वो करेंगे। और जिनको करना नहीं है उनको वैसे भी इंटरेस्ट जगा के कोई मतलब नहीं। राइट। नहीं, लेकिन मैंने कल आई किया, मुझे बहुत पता है ना, मुझे चेंजेस मुझे खुद में ही नजर आने लगे। बहुत अमेजिंग होता है, क्योंकि एवरीथिंग इज साइंस। जब वहां यस, से आ रहा है प्रोग्रामिंग यहाँ, तो यहाँ से हम रिवर्स कर ले। यस, माइंडसेट से ही सारी चीजें होती है, माइंडसेट से ही सारा थॉट प्रोसेस से ही बीमारियां होती है, माइंडसेट से ही सब कुछ होता है, डीएनए से नहीं होता। हेरिडिटरी एग्जैक्टली। कुछ नहीं होता, हेरिडिटरी नहीं होता, माइंडसेट होता है ट्रांसफर। कल कहते हैं मुझे ना। कैसा रियलाइज कैसे हुआ पता है कि हाँ, मैं जो प्रेशर से कर रही थी, तो कितना मैं एकदम लोड लेके कर रही थी, बट कल जैसे ऐसे लगा कि ये तो मैं लोड लूं या ना लूं, मेरे हिसाब से तो कर मीन्स हो ही रहा है काम। तो राइट। अननेसेसरी मैं लोड लेके वो कर रही थी, मुझे ऐसा फील कल फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ फील। बहुत बढ़िया। ऐसे ही छोटे छोटे चेंजेस है, जो रिकॉर्डिंग देखेंगे वो भी अगर देखते हैं, उनके लिए लगता है कि हाँ मेरा भी ये चीज मैच हो रहा है, तो वो करके देखें तो किसी को बेनिफिट मिले, बस वही है अल्टीमेट एम, है ना। यस, यस मैम। और कोई थैंक यू। डाउट? वेलकम। डाउट हो गए? नहीं। हम्म। सोनल जी, आप डाल दीजिए हैंड राइटिंग। हाँ जी निशा जी, डाल दिया मैंने। डाल दिया ना। अगर हाँ आप में जी, हाँ से जी। जो लास्ट टाइम नहीं आए थे, उनको अगर ड्राइंग डालना है तो ड्राइंग डाल सकते हैं आप अपनी, या अगर निशा किसी जी, बच्चे। लेकिन मेरी ड्राइंग तो बहुत गंदी है। तो मैं क्या करूं? वही तो उनको चेक करना है। मैंने भी तो ड्राइंग डाली है, देखो। मुझे नहीं तो नहीं, ये नीटनेस से नहीं होता है, ये ग्राफ से होता है ना। ग्राफ से, कि कौन एग्जैक्टली। कितना सुंदर बना रहा है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। हो सकता है कि देखिए कर्सिव राइटिंग देखने में कितनी सुंदर लगती है ना, जो अच्छे से लिखते हैं, बट नेगेटिव ट्रेड करेक्ट। तो उसमें भी है, काफी ज्यादा है। जबकि बाकी बहुत मतलब प्रिंट हैंड राइटिंग से ज्यादा नेगेटिव ट्रेड इसमें है। लेकिन करेक्ट। क्या ड्रॉ क्या करना है निशा मैम? जी, क्या पूछा? ड्रॉ ड्रॉ क्या करना है, क्या बनाना है? लास्ट टाइम आपने ड्राइंग किया था? नहीं, मैंने नहीं किया था मैम। ठीक है, मैं बता देती हूँ, आप मैम नोट डाउन मैंने कर भी नहीं, लीजिए। आई एम ऑल्सो न्यू, ठीक है, तो आप मुझे भी नोट नहीं डाउन पता कर था लीजिए। कुछ। एक हाँ, ऐसा, मैं भी नहीं हूँ। एक A4 शीट पेपर लीजिए। हम्म। देन उसमें 6 चीजें हैं जो मैंडेटरी है, वो मैं बता दे रही हूँ। आपको सूरज बनाना है, जो कि है सन। लिख लीजिए, सन। माउंटेन। हम्म। ट्री, पेड़। कोई भी ट्री। हाँ, जो आपको सबकॉन्शियस में निकल के आएगा, जो आपको लगेगा। आप ठीक है। ट्री बनाने जाइए, अपने आप बन जाएगा। ओके। मेरे अभी तो मुझे मेरे दिमाग में जैसे ही ट्री आया तो मैंने अच्छा, ड्रॉ कर लिया। रूल ये है कि इंटरनेट से कॉपी नहीं करना है। ओके। नहीं। ऐसा नहीं कि ये कोई कंपटीशन है ड्राइंग का और देखा कि ये सीनरी अच्छा लग रहा है, कॉपी नहीं करना। ठीक है, ट्री के बाद में हाउस। वाटर, वाटर का कोई भी सोर्स है ना, कोई रिवर बनाते हैं, कोई फाउंटेन बनाते हैं, तो वाटर, वाटर होना चाहिए। ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन भी होंगे उसमें।
कितने हो गए? 6 हो गए। 6 तो ये 6 मैंडेटरी है। इसके एक ही अलावा फोटो में आपको, डालने ये, हाँ एक ही पेपर में, एक ही पेपर। उसके अलावा जो भी मन में आए वो डाल देना है। डाल नहीं देना, आप बनाइए आपको जो अच्छा लग रहा है। निशा जी, मैंने कलरिंग नहीं की है ड्राइंग में, कलरिंग जस्ट नॉट रिक्वायर्ड, कलरिंग not नॉट required. रिक्वायर्ड, नहीं नहीं, बस ग्राफ देखेंगे हम, है ना, आउटलाइन जो है वो Right. सभी देखेंगे। तो ये आपका ना पूरा ब्लूप्रिंट निकल के आता है कि आपका जो आपका सबकॉन्शियस माइंड कैसे परसीव कर रहा है आपके चैलेंजेस को, मनी को, Correct. करियर को, फैमिली एंड रिलेशनशिप को, ये सारा ये प्रिंट निकल के आता है इसमें। तो वी हैव टू ड्रॉ फ्री हैंड, कुछ यूज नहीं करना है ऐसे, हाँ, लाइक फ्री हैंड करिए। अगर आपको ऐसा लगा कि जैसे बच्चे स्केल वगैरह यूज करते हैं तो उसका भी एनालिसिस है, उसका भी एनालिसिस होता है कि किसने स्केल यूज किया तो उसका क्या मीनिंग है ना। बट फ्री हैंड ही है, ऐसा कॉन्शियस होने की जरूरत नहीं है कि अच्छा नहीं बन रहा है या कैसा बन रहा है, क्योंकि वो जो ग्राफ आपके हाथ से बनेगा ना उसमें ही एनालिसिस होगा जी। Right. ओके तो ये हम आज 3rd डे हो गया, कल 4th हम जी। कंटिन्यू कर रहे हैं क्योंकि फिर मैं ट्रैवल कर रही हूँ नेक्स्ट वीक, तो सैटरडे संडे भी कंटिन्यू कर रहे हैं। हुआ तो हम थोड़ा जल्दी एंड कर देंगे, अभी ज्यादा कुछ एलिमेंट्स के बारे में नहीं है, जहां पे भी अलार्मिंग है वो मैं बताऊंगी। और लास्ट डे सिग्नेचर एंड ड्राइंग के ऊपर थोड़ा सा फोकस करें, ठीक है? ठीक है। और ये ड्राइंग हमें बना के कब भेजना रहेगा, कब पोस्ट करें? परसों करेंगे हम, तो उसके पहले कर दीजिए। ठीक है। ठीक है। ओके, चलिए फिर एंड करते हैं। थैंक यू। Thank you. सुपल जी आज ही Thank बनाना you. शुरू आ रहा है आज। जी क्या बोल मैं रहे हैं? वही सोच रही थी, तो बोल रहे हैं, आज ही बनवा लो, आज फ्राइडे है। मैंने बोला हाँ विनस की हो रहा मैं। बना लीजिए। अभी आपको मनी ब्लूप्रिंट देखना आया नहीं है ना, तो उस पे ज्यादा फोकस हो जाता है आज, है ना। वीनस के ओरा में अच्छा। मनी ब्लूप्रिंट अच्छा कर ले। तो इसलिए उन्होंने बोला। और इसमें इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपने तो सबकॉन्शियसली बना दिया, जब उसकी थेरेपी क्या होती है, जैसे हैंडराइटिंग की थेरेपी हम 21 डेज तक उसको कर रहे हैं, 30 डेज 40 डेज, जब तक मतलब सेट नहीं होता प्रोग्राम तब तक कर रहे होते हैं, क्योंकि 2-2 अल्फाबेट या 2-2 ट्रेट को करेक्ट करते हैं, एक साथ पूरा नहीं करते। तो हो सकता है कि ये 6 मंथ तक भी जाए, जिसकी हैंडराइटिंग को काफी सुधरने की जरूरत है। लेकिन ड्राइंग में ऐसा है ना कि अब आप डिसाइड करेंगे कि मेरा मनी ब्लूप्रिंट कैसा होना चाहिए। अभी ये है करंट सिचुएशन, डिजायर्ड सिचुएशन क्या होना चाहिए, या मेरी क्या डिजायर है इसको लेके, क्या मैं चैलेंजेस फ्यूचर में चाहता हूँ, या मुझे पसंद है चैलेंजेस, मुझे फाइट करना अच्छा लगता है, तो ठीक है। अगर अपना पोटेंशियल को इंक्रीज करना है, आपके पास पोटेंशियल है लेकिन उस हिसाब से एक्शन नहीं हो पा रहा है, उसको इंक्रीज करना है, तो आप अपना ब्लूप्रिंट डिजाइन कर सकते हैं ड्राइंग में। ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जितने विजन बोर्ड्स बनते हैं ना, उससे 100 टाइम्स मोर पावरफुल होता है। ओके। उसको आपको 1 टाइम बनाना होता है और बस लगा देना होता है। आपके सबकॉन्शियस में उसका पिक्चर रहे, चाहे आपने मोबाइल के स्क्रीन में, चाहे लैपटॉप पे, चाहे ये आपको वॉल पे लगा दे, या आपको लगता है कि दूसरे आपके ड्राइंग का मजाक ना उड़ाए तो आप कबर्ड के अंदर वाले डोर में लगा दे। ऐसे कहीं पे भी जहां पे भी आप फ्रीक्वेंटली एक्सेस कर रहे हो जगह, वहां पे आप लगा सकते हैं। फिर ये अपना मैजिक शुरू कर, क्योंकि आपने अपने सबकॉन्शियस को बता दिया कि अब मुझे क्या चाहिए और कैसा चाहिए, वो ब्लूप्रिंट। तो जब करेक्शन करते हैं, एक बार एफर्ट लेके आपको मिटा विटा के थोड़ा सा ठीक करना होता है, या फ्रेश पेपर में बनाना होता है, पुराना डिस्ट्रॉय करना होता है, बस। तो ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी बोनस में है आपको, ड्राइंग एनालिसिस एंड थेरेपी विद ग्रैड। हाँ, 15 डेज के साथ में ये भी 7 डेज का होगा। ठीक है ठीक है, निशा जी। ओके, एंड करते हैं। यस, थैंक यू। थैंक यू सो मच, या Yes. बाय बाय। Thank you. Thank you, Thank you. Nisha ji. Thank you. थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू।